आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स में मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, परमानेंट मैग्नेट्स में टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि अभी लाइव क्लास हो नहीं पा रही है ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, वेदर प्रॉब्लम्स, तो उसके वजह से अब आपको ऑफलाइन में वीडियोस देखना है और अपने लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो है ना, साथ ही साथ क्योंकि इतना आपने कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इसे कंटिन्यू किया जाए ताकि आपका प्रेशर कम रहे। तो ऐसे ही आपको मैथ्स के भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म टॉपिक शुरू किया था, उसके आगे का टॉपिक, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म को पढ़ने के लिए 3 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। पहला है डिक्लिनेशन, दूसरा है इंक्लिनेशन और डिप, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने के लिए ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर ये आपका अर्थ है तो ये जो एक्सिस हो गई, जो इसके है ना ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल से पास होगी, इस एक्सिस को है ना ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते थे। और इसी एक्सिस के अबाउट अर्थ जो है वो रोटेट करता था वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और हमने बोला था ड्यू टू, है ना, जितने भी नेचुरल डिपॉजिट्स ओर्स हैं, है ना, उसके कारण अर्थ के अंदर क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेट का ये पोल क्या हो जाएगा आपका साउथ पोल, और ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। जिसके कारण अगर आप एक, है ना, बार मैग्नेट लेके आते हैं तो वो बार मैग्नेट इस नॉर्थ साउथ को नहीं रिप्रेजेंट करता है, इस साइड के नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मेरा कंपास नीडल का नॉर्थ पोल इस अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से ये जो नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा ये होगा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये होगा आपका जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, और ये हो गई मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ कह दो, या फिर इसे डाइपोल एक्सिस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये जो है आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला चीज हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर ये आपका अर्थ है, आप देख रहे हो, ठीक है, तो इस अर्थ में यहाँ पे सपोज इंडिया लोकेटेड है, तो इस इंडिया पॉइंट, है ना, को हम पी पॉइंट कह दिए। यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। अलग अलग अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स पे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, है ना, चाइना, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, एंगल होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट P और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पास करता हुआ जो प्लेन है, वो प्लेन आपका कहलाता है ज्योग्राफिकल प्लेन ना, ज्योग्राफिकल मेरिडियन करके आप कह सकते हो, ठीक है। इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू geographical axis of the earth, that is, है ना, let's say geographical north pole, south pole and point P on the earth। वो point, है ना, P जो है वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, उसी पॉइंट P और इस डाइपोल एक्सिस से पास करता हुआ ये जो प्लेन हो जाएगा, ये प्लेन आपका क्या बन जाएगा, ये प्लेन बन जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, इट इज अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P एंड, है ना, मैग्नेटिक एक्सिस, दैट इज डाइपोल एक्सिस, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, उस, है ना, को हम नाम क्या देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये जो प्लेन है ना आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये प्लेन हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन 2 प्लेन के बीच का ये जो एंगल देख रहे हैं, उस एंगल को हम नाम क्या देते हैं, वो एंगल है हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कह दो, ठीक है। ये एंगल जो बना हुआ है, इस एंगल को थीटा अगर कह दिया जाए, तो ये थीटा एंगल क्या है, आपका डिक्लिनेशन एंगल करके बना हुआ है। और अभी के लिए ये डिक्लिनेशन एंगल, है ना, सभी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करोगे, कोई भी अर्थ के पॉइंट पे 2 प्लेन के बीच का एंगल देखोगे, वो निकल के आएगा 11.2 डिग्री। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी ये 11.2
11.2 डिग्री है और नेपाल के लिए भी ये 11.2 डिग्री ही बना हुआ है। और यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि है ना, ये दोनों जो प्लेन है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल्स बना रहे हैं। और जो हमने बात किया था जितने भी आपके मिनरल ओर्स है वो मोल्टन स्टेट में है, तो वो है ना ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वो मोल्टन स्टेट के है ना जो लावा है वो रोटेट करते रहेंगे विद इन द अर्थ, जिसकी वजह से अभी ये मैग्नेट कुछ इस तरह से, एक टाइम आएगा जब ये मैग्नेट है ना परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो अभी के लिए 11.2 डिग्री है। एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है कि लेट्स से करोड़ों सालों के बाद ये एंगल 1 डिग्री से चेंज होता है। मतलब अभी के लिए हम बोल सकते हैं हमारी 100 इयर्स की लाइफ स्पैन के लिए ये एंगल लगभग क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये जो डिक्लिनेशन एंगल है जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो मैंने बोर्ड में ऑलरेडी लिख दिए हैं, आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना और फिर लिखना है। अभी हम इसको एक बार ना देखते हैं। तो लिखा है ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल पोल्स, ज्योग्राफिकल पोल्स दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ हो गई एंड गिवन पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, और वो पॉइंट पी जहाँ पे आप ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हो। तो गिवन पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस उसको कहते हैं, हम नाम क्या दे रहे हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन करके ना। मेरिडियन इज सिंपली अ प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड पॉइंट पी ऑन द अर्थ सरफेस। उसी तरह से आते हैं बात करने मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू जियोमैग्नेटिक पोल्स, डाइपोल एक्सिस ऑफ अर्थ एंड पॉइंट पी। तो ये जो जियोमैग्नेटिक पोल्स हैं, इन पोल्स से ना और इस पॉइंट पी से पास होने वाला जो प्लेन है उसे आप नाम देते हो मैग्नेटिक मेरिडियन करके। नेक्स्ट आते हैं डिक्लिनेशन। तो उस पॉइंट पे डिक्लिनेशन क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय ज्योग्राफिकल मेरिडियन विद मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दो प्लेन के बीच का एंगल। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं डिक्लिनेशन एट दैट पॉइंट पी, उस पॉइंट पी पे डिक्लिनेशन क्या है, इज द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक मेरिडियन विद ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो उस पॉइंट पी पे जो डिक्लिनेशन होगा जो कांस्टेंट होता है 11.2 डिग्री बना हुआ है, इज द एंगल मेड बाय ना मैग्नेटिक मेरिडियन विद ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब हम क्या बोलते हैं, जो हमारा कंपास जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जिस प्लेन में है ना आपका इक्विलिब्रियम होके आ जाता है, वो प्लेन कौन सा प्लेन बना हुआ आपका, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ हम बोल रहे हैं नीडल ऑफ अ कंपास स्टेज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे हम कंपास लेके आते हैं तो ये नॉर्थ पोल, ये पीछे वाला साउथ पोल करके दिखाता है ना, तो ये जो प्लेन है जिस प्लेन में ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखा रहा है, ये प्लेन आपका क्या हो गया, ये प्लेन हो गया आपका ना मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन हो गया। ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला प्लेन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो जो भी नेविगेशन पर्पस के लिए जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं वो आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल ना होके वो आपके कौन से नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, वो आपके है ना मैग्नेटिक मेरिडियन है ना के करेस्पॉन्डिंग जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स होते हैं। तो ये था मेरा पहला कंपोनेंट ऑफ है ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना अबाउट डिक्लिनेशन। यहाँ तक सब लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने के लिए एक है जिसे इंक्लिनेशन और डिप करके कहते हैं, और एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम BH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे यहाँ दिखाएं, ये पॉइंट P हो गया जहाँ पे आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना चाहते हो। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये हो गया वर्टिकल। जैसे ये वर्टिकल हो गया और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल तो हॉरिजॉन्टल में होता है, इस डायरेक्शन में तो होता नहीं है। तो यहाँ पे ये वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो प्लेन है, जैसे अभी हमने बात किया था, ये प्लेन बना हुआ आपका लेट्स से इसे कह रहे हैं हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन करके ना, पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ करके। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया है ना। और ये जो नॉर्थ पोल दिखा रहा है, ये कौन सा नॉर्थ पोल दिखा रहा है हमें, लेट्स से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल दिखा रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से हम क्या कह देते हैं, ये जो प्लेन हो गया इस पॉइंट P से पास करता हुआ, उस प्लेन को आप कह रहे हो मैग्नेटिक मेरिडियन। ये प्लेन बना हुआ है मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन करके, और ये प्लेन है ना
यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो नॉर्थ पोल है, ये कौन सा नॉर्थ पोल बना हुआ है? दिस इज जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, ये जो हमें नॉर्थ पोल दिखाएगा ये बना हुआ है आपका जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल करके। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हमने अभी देखा कि जो आप कंपास नीडल है ना, आपका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता है, वो जिस प्लेन में आके इक्विलिब्रियम में रहता है वो प्लेन आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट P पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण सपोज है ना इस प्लेन में लाई करेगी, ये हो गई नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी इस पॉइंट P इंडिया पे है ना हम बात करें तो ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस लेट्स से मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में लाई करेगी। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ ये जो एंगल बनाता है, इस एंगल को आप नाम क्या दिए थे? डिक्लिनेशन, है ना, जिसे हम नाम दे रहे थे थीटा से, जिसकी वैल्यू है 11.2 डिग्री। ये जो थीटा था, ये थीटा कितना था अपना? 11.2 डिग्री डिक्लिनेशन करके था। अब हम क्या कह रहे हैं, इंक्लिनेशन और डिप्थ का मतलब क्या है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पे है ना इस पॉइंट P पे, तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, मतलब इस जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना डायरेक्शन जो है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस नॉर्थ पोल से यहाँ पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इस जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को आप नाम क्या दे रहे हो? उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं इंक्लिनेशन और डिप करके। तो यहाँ पे हम इंक्लिनेशन और डिप को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल ये बना रही है, उस एंगल को नाम दे रहे हो इंक्लिनेशन और डिप। एक था डिक्लिनेशन थीटा, ये जो डेल्टा है, थीटा तो कांस्टेंट होता है पर ये डेल्टा अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इट इज द एंगल मेड बाय इंक्लिनेशन और डिप, एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी है ना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगी, उस एंगल को आप नाम दे रहे हो इंक्लिनेशन और डिप करके। तीसरा कंपोनेंट आते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, ये जो BH है, इस BH को अगर मैं रिजॉल्व करूँ दो डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी नेट का कॉस डेल्टा। वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ है, उसी कंपोनेंट को आप BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड करके कहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये जो BH है ये कितना हो जाएगा, तो ये BH के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? बी नेट कॉस डेल्टा, ना वेक्टर रिजोल्यूशन में हम जानते हैं जिसके साथ एंगल बनाता है उसके अलावा कॉस, और जिसके साथ नहीं बनाता वो क्या हो जाता है? साइन। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको है ना इंक्लिनेशन और डिप दे दिया जाएगा, डिक्लिनेशन तो पता ही होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाता है, और पूछा जाता है उस पॉइंट P पे टोटल है ना मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। आपको बस यहाँ पे रखना है ना, यहाँ BH की वैल्यू रख दो, कॉस डेल्टा रख दो, जैसे BH हो गया 2 टेस्ला, कॉस डेल्टा है ना, आपको डेल्टा इंक्लिनेशन और डिप 60 डिग्री दिया है, तो कॉस 61/2, तो 2 × 2 4, मतलब वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 4 टेस्ला करके हो गई उस पॉइंट पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप वहाँ पे ना टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। अब जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आया, उसी तरह से इसका है ना इस y एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस के साथ भी कोई कंपोनेंट आएगा, उस कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कहते हो, पर ये इतना पॉपुलर नहीं है। अगर मैं पूछता हूँ BV कितना होगा, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो तो कॉस, और जिसके साथ नहीं बनाता वो क्या हो जाता है? साइन हो जाता है। पर ये इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल पता है तो वर्टिकल ऑटोमेटिकली पता होगा। और बी नेट को क्या लिख सकते हो? √BH² प्लस BV² करके हम लिख सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात हो गई है तो वर्टिकल ऑटोमेटिकली बात हो गया, इसीलिए कोई एक चाहिए था, तो हॉरिजॉन्टल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने डिक्लिनेशन ना, ये रहा डिक्लिनेशन, ये है इंक्लिनेशन, और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक से आता है वो इसी पॉइंट पे होता है।
ना, एक थ्योरेटिकली एग्जाम में आपको पूछा जाता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखिए, तो तीनों के बारे में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, पर न्यूमेरिकल इसी पॉइंट पे होता ही है कंपटीशंस में, इंक्लिनेशन और डिप दे दिया जाएगा। डिक्लिनेशन अगर चेंज भी कर देता है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिक्लिनेशन का कोई काम नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, वैल्यू पुट करो, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, आपका काम बन गया। तो ये है हमारे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन। यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट लेने जा रहे हैं। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या होगा ये डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने एनालॉजी करी थी उसी एनालॉजी के यूज से हम बात करेंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये कितना होता है 1/4πε0 k Q डिवाइडेड बाय क्या होता है r²। किसी एक Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो एनालॉजी से इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालॉजी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी 1/4πε0 की जगह आप क्या लिख सकते हो, μ0/4π। ये होता था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसके बाद Q की जगह यहाँ क्या आता है M पोल स्ट्रेंथ, है ना, और R तो R ही बना हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं Q का एनालॉगस क्वांटिटी है ना, पोल स्ट्रेंथ करके। एंड नेक्स्ट 1/4πε0 की जगह μ0/4π, तो 4π से 4π कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आप बोल सकते हो 1/ε0 का एनालॉगस क्वांटिटी हो गया मेरा μ0 करके। अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, बाय है ना गॉस लॉ, आप ये जो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने जो पढ़ा था उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा था गॉस लॉ क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस, और फ्लक्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम E.ds से रिप्रेजेंट करते थे, और ये क्लोज साइन हमें रिप्रेजेंट करता है कि वो गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा जाता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं ε0। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर बात की जाए जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना एक गॉसियन सरफेस से, वो कितना होगा, तो यहाँ पे भी डेफिनेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालॉगस क्वांटिटी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एनालॉगस क्वांटिटी तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो E की जगह आया B.ds ना, जिसे आप B.ds cos थीटा लिख सकते हो। अब Q की जगह हमारा क्या बना हुआ है M इज पोल स्ट्रेंथ, तो M इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय है ना ε0, और 1/ε0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं सीधा μ0, तो ये बन क्या है मेरा μ0। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा है ना गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हो जाता है ना, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B.ds इक्वल टू μ0 इंटू M इनक्लोज्ड। अब इस फ्लक्स को और थोड़ा डिटेल में देखें, तो जैसे आप बात करते थे अगर यहाँ एक कोई +Q चार्ज हो जाए ना, और यहाँ पे क्या हो जाए आपका -Q चार्ज हो जाए, तो आप जानते हो लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे जाके क्या होती है हमारी, ख़त्म होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लस से शुरू होती है और है ना माइनस पे जाके ख़त्म होती है, टर्मिनेट होती है, ठीक है। जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना, उनका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। तो इस तरह से ये लाइंस ऑफ फोर्स हमने दिखाया है ना, कि जो -Q पे सभी लाइंस इनकमिंग होगी और +Q से सभी लाइंस आउटगोइंग होगी। तो अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस की बात करूँ, अगर मैं ये गॉसियन सरफेस लेता हूँ इस +Q चार्ज के अराउंड, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इस है ना गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर चार्ज इनक्लोज क्या किया है, +Q, मतलब हम बोल सकते हैं आउटगोइंग फ्लक्स जो है इस केस में क्या बना हुआ आपका पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर बात किया जाए कि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लिया, उस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना किया है, माइनस, मतलब एक ε0 तो प्लस ही होता है, तो इस केस में जो टोटल फ्लक्स है वो क्या बना हमारा नेगेटिव। तो इनकमिंग फ्लक्स को आप क्या लेते हो नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स को क्या लेते हो पॉजिटिव। और उसी तरह से अगर मैं ये लेता, ठीक है,
अगर मैं ये लेता है ना गॉसियन सरफेस, इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, इसको आप ऐसे भी समझा सकते हो, इस केस में टोटल फ्लक्स 0 आया। इसका मतलब क्या है, जितनी 3 लाइंस एंटर की इस गॉसियन सरफेस से, उतनी ही 3 लाइंस क्या की, एग्जिट की। तो नंबर ऑफ लाइंस इनकमिंग लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग लाइंस। मैग्नेटिक है ना, फ्लक्स का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, दिस सिंपली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लाइंस है ना। इनकमिंग इज इक्वल टू, अगर आउटगोइंग हो जाए तो उसका मतलब फ्लक्स 0 हो जाए। फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। जैसे यहाँ पे सभी लाइंस बाहर जा रही है तो इस केस में आपका फ्लक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ सभी लाइंस अंदर आ रही है तो यहाँ फ्लक्स क्या हो गया आपका, नेगेटिव। इनकमिंग इज नेगेटिव, आउटगोइंग इज पॉजिटिव। एंड अगर यहाँ पे अगर बात करें जितनी लाइंस एंटर की उतनी लाइंस एग्जिट की, तो यहाँ पे बोल सकते हो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, एज वेल एज वो 0 भी हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सब कुछ हो सकता है, जबकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स के है ना लेके आए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या रखते हो, एक है ना बार मैग्नेट रखते हो, ये रहा है ना। ये बार मैग्नेट का क्या है आपका, नॉर्थ पोल है, और ये बार मैग्नेट का क्या है आपका, साउथ पोल। नॉर्थ पोल मतलब क्या होगा, +m, साउथ पोल मतलब क्या होगा, -m। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाइंस ऑफ फोर्स दिखाऊँ आपको, तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होगी, विद इन द मैग्नेट है ना, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, और फिर आउटसाइड द मैग्नेट कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नेट के बाहर तो हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्थ, और यहाँ पे टूवर्ड्स द साउथ पोल कुछ इस तरह से। और उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लेके आए ना ऊपर की तरफ, तो ऐसे बहुत सारी आपको ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाई देंगी, कुछ ये ड्रॉ हमने की है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको लेके आऊँ, आपने गॉसियन सरफेस चूज करना हो, तो यहाँ पे अगर ये गॉसियन सरफेस चूज किया जाए तो आप क्या देख रहे हो, 2 लाइंस एंटर कर रही थी और 2 ही लाइंस लीव की, तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। उसी तरह से अगर इस साइड में साउथ पोल -m साइड में अगर हम लेट्स से गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, 2 लाइंस एंटर की 2 लाइंस लीव की, तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा कितना आया, 0 आ गया। और अगर यहाँ बीच में भी ले तो भी हम क्या देख रहे हैं, 2 लाइंस एंटर की 2 लाइंस लीव की, इसका मतलब भी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा कितना बनने चला गया, 0। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना होता है, 0 है ना। दैट इज नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना आएगा, 0 ऑलवेज, है ना। जिसका मतलब क्या है, जितनी लाइंस एंटर करेगी उतनी ही लाइंस क्या करेगी, लीव भी करेगी, है ना। यहाँ पे आप कह सकते हो नंबर ऑफ लाइंस इनकमिंग, है ना, लेट्स से इनकमिंग, एंटरिंग करके लिख दो, है ना, एंटरिंग द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ लाइंस, है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लीविंग द सरफेस, जिसके वजह से हमेशा आप क्या कहते हो, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है कि गॉसियन सरफेस से हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स तो 0 होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स +-0 सब हो सकता था, पर ये हमेशा 0 होगा। इसका मतलब क्या है, हमेशा आपका जो टोटल मैग्नेटिक जो चार्ज जिसे हम पोल स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 0 होगा। मतलब यहाँ -m है तो यहाँ +m भी होगा ही, उतना इक्विवेलेंट, है ना। यहाँ +m है तो यहाँ उतना ही -m होगा, जिसके वजह से टोटल आपका पोल स्ट्रिंग 0 हो जाएगा। तो टोटल है ना आपका फ्लक्स 0 होने का मतलब टोटल जो इसने पोल स्ट्रेंथ इंक्लूड किया हुआ है 0 है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप कह सकते हो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक डाइपोल ही आप क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मतलब नॉर्थ पोल के साथ क्या आएगा, साउथ पोल भी आएगा ना, अकेला नॉर्थ पोल कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एक मैग्नेट को कितना ही तोड़ दूं, है ना, इस चौक को कितना ही तोड़ दूं, एक है ना नॉर्थ पोल है तो दूसरा साइड क्या होगा आपका, साउथ पोल होगा ही, ठीक है। यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल होगा ही। तो ये कंक्लूजन आता है कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0, जिसका मतलब टोटल चार्ज इंक्लोज्ड भी 0, मतलब जितना है ना +m होगा उतना ही -m। तो इलेक्ट्रिक मोनो
चार्ज एग्जिस्ट करता है, प्लस क्यू एग्जिस्ट कर सकता है, माइनस क्यू एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, पर सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक मैग्नेट आप नहीं ला सकते जिसका बस नॉर्थ पोल हो, उसका साउथ पोल भी होगा ही ना। तो यहाँ हमने ये लिखा है, ये हमने कैसे जीरो किया, देख रहे हैं यहाँ पे जितनी लाइन सेंटर की उतनी लाइन स्लीव की, जिसके वजह से टोटल फ्लक्स तो जीरो हो गया। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हुआ मतलब म्यू नॉट जीरो होगा, नहीं मतलब टोटल चार्ज इनक्लोज्ड जीरो होगा। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड जीरो हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ओनली मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल आता है, एग्जाम में आएगा आपका 2 मार्क का, है ना, डिराइव मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स ओनली एग्जिस्ट। तो आप लिखना स्टार्ट करोगे बाय मैग्नेट, है ना, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म वी कैन सी दैट, है ना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज जीरो, जिसके वजह से टोटल चार्ज, है ना, मैग्नेटिक चार्ज या फिर पोल स्ट्रेंथ हमेशा जीरो। देयरफॉर वी कैन से दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट बट मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट। तो ये है मेरा, है ना, एनालॉजी से हमने ये जो प्रूव किया है। तो सब लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बारे में कुछ कंक्लूजन क्या है। नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स इन नेचर, हमने ये दिखा दिया कि ये जो आपका सिंगल, है ना, टोटल पोल स्ट्रेंथ जीरो, इसका मतलब एक सिंगल नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एम इंक्लूड क्या था, नेट पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, जो हम एम का मतलब हम क्या लिखे थे, नेट पोल स्ट्रेंथ इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, है ना, जो आपने क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, हम जानते हैं गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, है ना, ये जीरो आने का मतलब इसमें कोई आइसोलेटेड एक सिंगल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। नो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स इन नेचर, एक सिंगल नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑलवेज डाइपोल एग्जिस्ट, मैग्नेटिक डाइपोल, नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल आएगा ही। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक डाइपोल ना। एक सबसे जो छोटा, जैसे एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एक क्यू चार्ज क्या होता है, आर डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसी तरह से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, है ना, मैग्नेटिक सोर्स क्या है, आपका मैग्नेटिक डाइपोल, अकेला नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल आएगा। तो ये टोटल जो होंगे वो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलके आपका किसी पॉइंट पे क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसको हम एनालॉजी से निकाले थे, याद होगा आपने डिस्कस किया था, किसी पॉइंट पी पे डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो आप ना के 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, kp sin थीटा बाय आर क्यूब, उसका रिजल्टेंट kp बाय आर क्यूब रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, उस रिजल्ट को यूज कर सकते हो। तो हम बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक डाइपोल, एक मैग्नेटिक डाइपोल ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वेयर नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज जीरो। तो इसका नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, टोटल पोल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसका टोटल पोल स्ट्रेंथ हमेशा कितना होगा, जीरो ना। कभी ऐसा कोई मैग्नेट ही नहीं जिसके पास बस नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल होगा ही। तो लिखा है नेट मैग्नेटिक पोल इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमेशा कितना आएगा, जीरो। कोई भी गॉसियन सरफेस, आप जैसे यहाँ पे 3 गॉसियन सरफेस लिए, सभी केस में आपका टोटल पोल स्ट्रेंथ, है ना, नेट मैग्नेटिक पोल हमेशा कितना आया, जीरो। फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स सभी केसेस में अपना कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है ना, इज ऑलवेज जीरो। यही गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है। अगर आपसे पूछा जाए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या कहता है, तो पहला पॉइंट आप ये जरूर लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। नेट फ्लक्स ऑलवेज जीरो includes net pole strength enclosed by that closed surface is also zero, जिसका मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, ओनली डाइपोल्स एग्जिस्ट। तो ये है मेरा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन करके, तो इसको नोट्स आप बना लेना, और किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना इसी वीडियो के। तो आपके वीडियोस में, है ना, आपके जो डाउट्स है वो हम क्लियर कर देंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको समझना है और रिलेट करना है पीछे वाले
वाले टॉपिक से। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो, है ना, और अगर इसमें कुछ इम्प्रूव करना है तो ज़रूर बताएं। वैसे तो हमने, है ना, ये जो पोर्शन है जैसे हम लाइव में करते हैं वही सब हम यहाँ बता रहे हैं। बस यहाँ पे ये है कि आपका अब जो इंटरेक्शन होता था वो मिस हो रहा है, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे अब आपका नेट सही हो जाएगा फिर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।